बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम नाजरीन इकराम को पाकिस्तान ओवरसीज़ राइट्स के प्लेटफॉर्म से हफीज़ चौधरी का सलाम। हमने आज भी एक काविश की है जो तमाम नाजरीन के बहुत सारे सवालात हमारे तक पहुँचे थे। हमने इससे पहले भी एक छोटा सा प्रोग्राम किया था और एक काविश की थी, कोशिश की थी। उसमें हम कहाँ तक कामयाब रहे, ये आप तमाम नाजरीन, हमें आपकी फीडबैक का इंतज़ार रहेगा और आप अपनी फीडबैक के थ्रू इससे मुतल्ला करेंगे। अभी आज आप तमाम जो नाजरीन यहाँ पे हैं उनको बताता चलूँ कि इस वक्त इस प्रोग्राम में, आज के इस प्रोग्राम में चंद दोस्त, हमारे अजीज दोस्त मौजूद हैं जिनका तारुफ मैं आपको करवाता चला जाऊँ। हमें आज ज्वाइन किया है नासिर गोंदल साहब ने नॉर्वे से, और नॉर्वे से ही हमें ज्वाइन किया है शराज साहब ने, और बेल्जियम से हमें मियाँ शुएब साहब ने ज्वाइन किया है। जुल्फ़कार जताला साहब ने हमें फ्रांस से ज्वाइन किया है, और हरदिल अजीज़ हमारे प्यारे भाई बाबाए जमहूरियत तारिक भाई को आज हमने फिर दावत दी है और आज उन्हें हमने फिर डिस्टर्ब किया है कि वो आज की इस हमारी महफिल में आए और इस प्रोग्राम के ज़रिए हमारी जो जमहूरियत के ऊपर आजकल पीटीआई जो ओवरसीज चैप्टर्स के अंदर एक बहस चल रही है, उसके बारे में, डेमोक्रेटिक सिस्टम के बारे में हमें मज़ीद आगाह करें, हमारी मज़ीद हमें गाइड करें और हमें इस चीज़ के बारे में बताएं कि एक जो एक ठीक डेमोक्रेटिक सिस्टम होता है वो कैसे फलता फूलता है, वो कैसे एक तनावर दरख्त बनता है। तो मैं कोई वक़्त ज़ाया किए बगैर डायरेक्ट जाता हूँ तारिक भाई के पास। तारिक भाई से के पास जाने से पहले अली मुदस्सर भाई का तारुफ कराता चला जाऊँ। अली मुदस्सर अली हमने हमें ज्वाइन किया है जर्मनी से। तो तारिक भाई प्लीज़ आप हमें जो बेसिक रूट्स हैं जो हम चाह रहे हैं, बड़े अरसे से चाह रहे हैं पीटीआई के वर्कर कि हमारी पार्टी के अंदर हों, जिससे ये दरख्त तनावर दरख्त बन सके, ये पौधा मजीद फल फूल सके, उसके बारे में हमें प्लीज गाइड करें। जी तारिक। शुक्रिया हफीज चौधरी साहब। जैसे कि पिछली दफा हमने एक ओवरव्यू दिया था चैप्टर काउंसिल का, आज थोड़ी सी हम उसमें तफसील में जाएंगे कि ये वो है क्या है और किस तरह फंक्शन करेगी। तो उसमें हम करेंगे कि 5-7 मिनट की पहले ये प्रेजेंटेशन होगी, उसके बाद आपके सवालों के जवाब दिए जाएंगे। तो मैं सीधा जाता हूँ अपनी प्रेजेंटेशन पर। तो ये मैं शेयर करता हूँ जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये यार हम नॉर्वे में रह रहे हैं। ऊपर लिखा हुआ है कि पार्टीज मेंबर्स पावर नॉट लीडर्स ऑर्डर, यानी कि पॉलिटिकल पार्टियों का मकसद ये होता है कि मेंबर के पास पावर हो ना, लीडर के ऑर्डर पर ना चलें। हमारा गोल क्या है? असल गोल है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में मुकम्मल जमहूरी ढांचा तश्कील देना, जहां पर मेंबर बाख्तियार हों, जहां पर मेंबर के पास ओनरशिप हो ना, यानी कि वो भी अपने आप को मलकियत समझे पार्टी में, और उसमें एक मशावरती अमल हो, कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग ना, यानी कि इज्तिमाई दानिश का अंसर हो और फेयर प्ले हो ना। और पार्टी या पार्टियों के अंदर, खास हमारी पार्टी के अंदर, एडिकेट एंड डेमोक्रेटिक, यानी कि नान साफियों पर जो नॉमिनेशन और तैनातियां होती हैं उस कल्चर से को किस तरह खत्म किया जाए। तो थोड़ा सा हम जाते हैं कि बताते हैं कि डेमोक्रेसी है क्या, कहाँ से शुरू हुई, कैसा है। तो ये आप देख रहे हैं, ये अरस्तु की डेफिनेशन थी कि रूल ऑफ द मैनी, यानी कि जहां पर ज्यादा लोग फैसला साजी में शरीक हों उसको डेमोक्रेसी कहा जाता है, जमहूरियत कहा जाता है। यानी कि मेजॉरिटी रूल, गवर्नमेंट बाय द पीपल, कि जहां पर लोग खुद फैसला करेंगे, अपने नुमाइंदे चुनेगा, अपनी इज्तिमाई मामलात को चलाने का। अच्छा, ये जैसे पिछली दफा कहा था कि दो तरह की ना डेमोक्रेसीज होती हैं, यानी कि उनको थ्योरी के हिसाब से उनको उसको उन्होंने ऐसे डिफाइन किया, उसकी तारीफ की है कि एक को कहते हैं डायरेक्ट पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी प्योर, दूसरे को कहते हैं इनडायरेक्ट यानी कि रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। उर्दू में ऊपर को कहते हैं बराह रास्त जमहूरियत, और जो नीचे लिखा हुआ है उसको कहते हैं नुमाइंदा जमहूरियत। अब इसमें थोड़ी सी हम इसमें डीप जाएंगे, ये है क्या ना।
अच्छा, ये आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये है कि पूरे सारे जो किसी भी जगह सिटीजन सारी बैठे हों, उन्होंने मिलकर एक जगह फैसला करना है। और ये अक्सर ये होता है कि जहां पर थोड़े लोग हों, मिसाल के तौर पर अगर एक गांव में 200 बंदा है तो उन 200 ने फैसला करना है उसको, यानी कि उन 200 ने उसमें पार्टिसिपेट करना है एक मेंबर की एक जगह बैठकर, जिसको हम जनरल असेंबली भी कह सकते हैं, काउंसिल भी कह सकते हैं, मजलिस शूरा भी कह सकते हैं। और ये एथन में पहली दफा हुआ था आज 2000 साल पहले, कि वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी से जो मामला शुरू हुए थे कि मुतफिका तौर पर किस तरह हम अपने इज्तिमाई मसाइल हल करें। अरे भाई सॉरी, मैं आपको एक बीच में थोड़ा सा एक छोटा सा सवाल मेरे ज़हन में आया है। इसका मतलब ये जो शो ऑफ हैंड्स होता है, यानी कि तमाम बैठे हो और एक लाइक शो ऑफ हैंड्स हो तो पता चले ये तमाम इसमें इनकी मशावरत शामिल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी इसमें जी। दो तरीके होते हैं, क्योंकि वो शो ऑफ हैंड से किया जाता है और उसके बाद खुफिया वोटिंग भी हो सकती है ये। लेकिन वो वहां पर जो पार्टिसिपेंट या हिस्सादार बैठे हुए या जो नुमाइंदे बैठे हुए या जो लोग बैठे हुए उन्होंने फैसला करना। जी ठीक। अच्छा, और सॉरी, इसका जो सबसे होता है ना जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी का, वो थोड़ी मुश्किल होती है जो जो पॉपुलेशन या आबादी बढ़ती जाती है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नुमाइंदा जमहूरियत में ना। वो कहते हैं कि वहां पर अक्सर ये जैसे हमने पार्लियामान देखी होती है, वहां पर किसी भी मुल्क की, वहां पर सारे लोग बोले जाते हैं। वो एक नुमाइंदा निजाम है, एक यानी कि लोगों ने अपने नुमाइंदे भेज दिए हैं अपने मामलात हल करने के लिए। ये जैसे लिखा हुआ है, द पीपल इलेक्ट ऑफिशियल्स टू मेक लॉज पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल डिसीजन फॉर देम। यानी कि उन्होंने लोगों को आके दे दिया कि मेरे पास यार टाइम नहीं है, तुम मेरे नुमाइंदे हो, तुम्हें इस चीज का काम आता है तो तुम मेरी जगह ये काम करो। यानी कि आसान लफ्जों में एक मोहल्ले ने, एक गांव ने एक काउंसलर चुन लिया। बिल्कुल, जी एग्जैक्टली। जी। वो देखे उन्होंने नीचे कह रहा है कि वर्क्स वेल इन लार्ज पॉपुलेशन, जहां पर ज्यादा लोग होंगे, जहां पर ज्यादा मेंबर होंगे, तो वो उन्होंने अपना एक नुमाइंदा चुना है। क्योंकि शुरू में जब जमहूरियत शुरू हुई थी तो वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी थी। बाद में जो जो आबादियां बढ़ती गई, मुल्क बढ़ते गए, तो उनको ये निज़ाम लाना पड़ा। इसलिए आपने देखा ये नीचे जो आप देख रहे हैं तस्वीर, यहाँ पर लिखा है कि पीपल वहां पर है, वो उन्होंने इलेक्ट किया, उन्होंने मुंतखब किए अपने सियासतदान, उन्होंने आगे जाकर लाज और पॉलिसी बनाई। अब यहाँ पर एक नुकता है कि आप देखे जाए, यहाँ पर कोई ये नहीं फैसला कर रहा कि किसने मेरा वजीर आजम बनना है या मेरा लीडर बनना है। वहां पर लॉ मेकिंग के लिए वहां पर आप जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर लिखा है, और इसमें जो सबसे फायदा होता है कि ज़ाहिर है जब ज्यादा लोग होंगे तो वहां पर किसी भी चीज को फैसला लेने के लिए, खास तौर पर असेंबली जब ज्यादा आबादी होगी तो वहां पर टाइम बड़ा लगेगा। इसलिए इस निज़ाम को लाया गया नुमाइंदा जमहूरियत को ना। अब ये है असल जो चीज है ना, जिसका जो पिछली दफा सवाल आया था कि टोटल रिप्रेजेंटेटिव यानी कि मजमूई नुमाइंदे और डेलीगेट्स। अच्छा, जो नुमाइंदे होते हैं वो अक्सर इस्तेमाल किया जाता है लफ्ज जो है वो मुल्की पार्लियामान में, और डेलीगेट्स का जो लफ्ज इस्तेमाल किया जाता है वो है पार्टियों की जो सेंट्रल कमेटी, काउंसिल या सूबाई सतह पर जो मीटिंगें होती हैं, ये फर्क होता है। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा फर्क बताता हूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो बराह रास्त जमहूरियत, अगर लेफ्ट साइड पर देखें कि वहां पर टोटल जो है वो सारे बंदे, जैसे पहले कहा है कि उन्होंने फैसला करना है, और उसका जो कलेक्टिव नंबर है ना कि कितने बंदे वहां पर आने, वो जो टोटल आबादी होगी उन्होंने सारों ने आना है। ठीक है, उसको यानी कि निचली सतह से उठाया जाएगा। जैसे यूनियन काउंसिल है, यूनियन काउंसिल में अगर एक पार्टी के 300 मेंबर हैं तो उन 300 मेंबर की ही जनरल असेंबली होगी। ये डायरेक्ट डेमोक्रेसी, उनको 300 ने ही आना है। इसलिए वहां पर आगे होता है कि यानी कि फैसला साजी पूरा गांव मिलकर करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए वो जो है बराह रास्त जमहूरियत है। फिर नेक्स्ट सतह पर ना जाने के लिए फिर उनको एक निज़ाम बनाना पड़ता है, जहां पर वो जैसे पिछली दफा जुल्फिकार जुल्तारा साहब ने सवाल किया, वहां से फिर ये मॉडल उठाया जाता है
कि वहां से कितने बंदे अगली सतह पर हमने लेकर जाने हैं, कि 20 मेंबर पर हमने लेकर जाने हैं या 30 मेंबर पर ले जाने, ये फिर वो डिसाइड करती है जो है हर जो काउंसिल है ना, या उसके बाद जो एक सेंट्रल कमेटी उनकी बनेगी वो डिसाइड करेगी, लेकिन उसमें ज़ाहिर है नुमाइंदे सारी काउंसिलों के होंगे। ठीक है, ये हो गया डायरेक्ट का। अब आगे जाइए नुमाइंदा जमहूरियत का। नुमाइंदा जमहूरियत में ये होता है कि वहां पर आपने यानी कि एक जगह से दूसरी सतह पर जाना है, यानी कि वहां पर जनरल असेंबली ने ये दूसरी सतह पर डायरेक्ट जा रहे हैं। जैसे किसी सिटी में काउंसिल हो तो काउंसिल आपने बनानी है। कहने का क्या मकसद हुआ कि आप पूरा गांव नहीं जाके काउंसिल में बैठेगा, वहां पर आपने नुमाइंदे चुनने हैं। तो यानी कि वहां गांव के गांव में कुछ वो लोग मिलकर कुछ लोगों को चुन लेंगे और आगे भेज देंगे। बिल्कुल, जी ताकि वो फिर वो यूनियन मतलब एक गांव का एक, तो जब यूनियन काउंसिल होगी तो यूनियन काउंसिल में मुख्तलिफ गांव आ जाएंगे ना, जी जी 5-7 सीट है ना, क्योंकि एक गांव के लिए यूनियन काउंसिल तो नहीं होती। जी वहां पर उसको फिर वहां पर उनको फिर एक फिक्स नंबर है, ये कानून है कि लॉ बनाना पड़ता है उनको, एक फिक्स नंबर रखना पड़ता है। यानी कि जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी में है वहां पर फिक्स नंबर नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव में आपको रखना पड़ेगा। और वो उसका फैसला कौन करेगा, उसके फिर मुख्तलिफ मेथड है ना, जैसे ये नीचे लिखा हुआ एग्जाम्पल बिटवीन 100 मेंबर्स टू 5000 मेंबर्स, वो एक इंटरवल का निजाम बनाते हैं कि 35 मेंबर जो है हमने रख दिए। अक्सर ये होता है कि 2% से लेकर 5% ना, जैसे नॉर्वे में एक यूनियन काउंसिल में अगर 5000 आबादी है तो उन्होंने तकरीबन 15 या 17 रखे हुए हैं मेंबर जो है ना काउंसिल में। ठीक है, और 5000 से आबादी से, ये मैं मुल्की लेवल की बात कर रहा हूँ, यानी कि जो यानी कि तारिक भाई, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ अगेन, यानी कि वो परसेंटेज के साथ कैलकुलेशन होती है, इनके इतने परसेंट निकालने हैं उसमें से। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अहम जो चीज होती है, लेकिन वो फैसला जो है वो नुमाइंदों ने करना होता है ना, जो जी आ जाते हैं, जो पिछली दफा जो आए होते हैं। ठीक है, वो आबादियों के राह जैसे और लेकिन पार्टियों में ना, मसलन मुल्क की सतह पर थोड़े नंबर होते हैं, पार्टियों में ज्यादा होते हैं, क्योंकि पार्टियों का मकसद ये होता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को शामिल किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लें। ठीक है, तो ये है सारा उसका मसला कि यहाँ पर फिक्स्ड होगा नंबर नुमाइंदा में, डायरेक्ट में फिक्स्ड नहीं होगा। और डायरेक्ट जो डेमोक्रेसी है ये ज्यादा चलती है इंट्रा पार्टी निजाम में, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी जो है ये चलती है मुल्की निजाम में। अब ये फर्क देखें। अब मसला क्या है ये, अब मैंने लिखा है कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी, इस पर हम नेक्स्ट सेमिनार में बात करेंगे कि वो किस तरह, यानी कि जनरल असेंबली से मॉडल को कैसे उठाया जाता है। आज हम करेंगे बात इनडायरेक्ट जो नुमाइंदा जमहूरियत पर ना, ऑन दिस टॉपिक नाउ। अच्छा, जो इसका पहला स्टेज ये है कि पीपल्स जो होते हैं या लोग या मेंबर, वो डेमोक्रेसी में इलेक्ट करते हैं अपने नुमाइंदे जिन्होंने कानून साजी करनी होती है। वो पार्लियामान, वो चाहे मुल्की हो या चाहे पार्टी के अंदर हो, चाहे वो यूनियन काउंसिल की सतह पर हो या पार्लियामान की सतह पर, या पार्टी के अंदर जो है एक यूनियन सतह पर काउंसिल पर हो या सूबाई सतह पर। और सेकंड जो है होता है कि फ्रॉम काउंसिल। अब इस चीज को समझने की काउंसिल करें, यानी कि हर जगह आपको पहले जनरल असेंबली और हर सतह पर आप या काउंसिल बनानी पड़ेगी। उसके बगैर आप यानी कि एक या दो या तीन जो है अहदेदार नहीं चुन सकते, क्योंकि जब वो चुनेंगे तो फिर उसको वो अपने मामलात को नहीं चला सकेंगे। ये लिखा हुआ है ना सेकंड स्टेप कि फ्रॉम काउंसिल इलेक्ट रिप्रेजेंटेटिव एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, यानी कि जब आपने काउंसिल बना दी उसके बाद आपने एक एग्जीक्यूटिव बनानी है जिसने रोजमर्रा के मामला चलाने हैं। इसलिए कहते हैं एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पांसिबल फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। वो एग्जीक्यूटिव लॉ नहीं बना सकता, लॉ जो है हमेशा काउंसिल या पार्लियामान बनाएगी, और एग्जीक्यूटिव हमेशा जवाबदेह है उसको काउंसिल को, और जैसे एमएनए जवाबदेह हैं पार्लियामान को। ठीक है, अब पीटीआई का मसला क्या है। पीटीआई ने जो किया है कि उन्होंने जो ओवरसीज में सिर्फ 4 या 6 बंदों की बना दी। जो असल जो चीज है ना, ये देखें, पीटीआई ओवरसीज ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर जो मिसिंग कर रहा है, एक लिंक ना, बेसिक जो फंडामेंटल है रूल है डेमोक्रेसी का,
वो कलेक्टिव प्लेटफॉर्म का जिसको काउंसिल है, तो वो उन्होंने इंक्लूड ही नहीं किया। इसलिए उसकी वजह से जब इंक्लूड नहीं किया तो उनको ना एक एग्जीक्यूटिव बॉडी डायरेक्ट चुननी पड़ रही है। तो उससे फिर क्या हो रहा है कि जो डायरेक्ट चुने, जो हारने वाले मुकम्मल तौर पर बाहर हो गए, क्योंकि उन्होंने अपने बाई लॉज में ये रखा ही नहीं हुआ जो फंडामेंटल है, जो सबसे अहम चीज है। Therefore, without any legal collective platform organization or powers in hands of, उसमें दो चीजें हो सकती है। मुझे जो नजर आता है, या तो वो इनकॉम्पिटेंस है, या उन्होंने दानस्ता तौर पर किया है चीजों को कंट्रोल करने के लिए। देखा ना कि उसी वजह से पीटीआई का जो मेंबर है, जब काउंसिल नहीं है तो सारे इख्तियारात जो ऊपरी सतह की कोई भी बॉडी है उसके पास है। तो नीचे जो है मेंबर जो है वो बेचारा सिर्फ डोनर और क्लैपिंग सपोर्टर रह गया। ये है सबसे बड़ा मसला ना। उसकी वजह यह है कि उन्होंने मॉडल को जनरल असेंबली से उठाया ही नहीं है, यानी कि ये लॉजिकली मंतकी तौर पर चीजें बनती नहीं है। इसलिए कहते हैं कि जब कोई चीजें गैर फितरती होंगी तो फिर लड़ाई झगड़े होंगे। हर चीज को आपने फितरत के कानून के मुताबिक रखना, जो उसका क्या कहते हैं माखज है ना, उसके तहत रखना होता है। ये जमहूरियत का जो है ना, और हमारे मुल्कों में असल में यही होता है, क्योंकि लोग जो डरते हैं, जो जिन्होंने ये चीजें पार्टी किसी ने शुरू की या बनाई, कि ये कंट्रोल किसी के पास ना चला जाए। हालांकि ऐसा नहीं होता, क्योंकि जिस बंदे ने पार्टी बनाई हो या जो काम करने वाला है वो हमेशा आगे आएगा। लोग इतने बेवकूफ नहीं होते कि अगर उसको वो चूज ना करें। लेकिन एक खौफ होता है ना, उस खौफ को मिटाने के लिए फिर ना वो ऐसे मिक्स मैक्स करते हैं जिसको जमहूरियत और इंसानी हकूक की जो पामाली होती है। ये बड़ा रोल है। अच्छा, अब उसके बाद ये तो हो गया, यानी कि आपने हमने जैसे किया था, ये दो आपको समझ आ गई कि एक है बराह रास्त जमहूरियत और नुमाइंदा जमहूरियत में फर्क क्या है। आज जैसे मैं कह रहा हूँ नुमाइंदा जमहूरियत पर बात कर रहे हैं, अब उसमें आगे आ जाएंगे दो निज़ाम और, उसको कहते हैं, यानी कि आपने नुमाइंदा जमहूरियत में कौन सा निज़ाम लेकर आना है जिसके तहत वो लोग मुंतखब होंगे जो काउंसिल में आएंगे, जो नुमाइंदे आएंगे। उसमें ये कहा जाता है कि फर्स्ट पास द पोस्ट मेथड। वो एक ऐसा मेथड होता है कि जिसमें मिसाल के तौर पर अगर 4 कैंडिडेट लड़ रहे हैं, जो पार्टियां लड़ रही हैं, जिसकी अक्सरियत, जिसको ज्यादा वोट मिलेंगे वो आगे चला जाएगा। ठीक है, वो लिखा winning candidates is simply the person who wins most votes. In theory, candidate could be elected with 2 votes. यानी कि एक बंदा जो है, अगर उसके एक 100 वाला वोट है, एक 98 वाले हार गया और 100 वाला जीत गया, और दूसरा तरफ अगर 80 वाला 3 है, इसका मतलब है 100 वाला जीत गया। तो ये है मैनली। और ये जो सिस्टम है, याद रखें, ये ज्यादातर जहां पर ब्रिटिश कॉलोनी रही है वहां पर इस्तेमाल होता है, जैसे यूएसए। सॉरी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। जहां तक मैं समझा हूँ, ये वो वाला सिस्टम है जिसकी हमारे लीडर इमरान खान साहब हमेशा स्कैंडिनेवियन मॉडल की बात करते हैं। वो इस मॉडल की बात करते हैं? नहीं 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 नहीं, वो नेक्स्ट आ रहा है। जी ठीक। ये जो है, ये ब्रिटिश, ये ज्यादातर मैं ये सिर्फ इतने मुल्कों में नहीं इस्तेमाल हो रहा, ये खासतौर ब्रिटिश, जैसे यूएसए में मतलब 2 किस्म के निज़ाम है, मुतनासिब नुमाइंदगी का भी आता है और ये फर्स्ट पास भी। यूके में है, पाकिस्तान में, इंडिया में, ठीक है, जर्मनी में नहीं है, नॉर्वे में नहीं है। अब उसके बाद ये आएगा जिसको हम कहते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी ना, पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। यहाँ पर यह है कि पीआर सिस्टम गिव्स पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट और कानून साज असेंबली में कि वो जो उसको सीट मिलेगी उनकी मुतनासिब तनासब के साथ उनको कितने फीसद वोट मिले हैं। ठीक है, और ये जो निज़ाम है इसने ये तकरीबन 83 मुल्कों में चल रहा है, जिसमें नॉर्वे, स्विट्जरलैंड है, जर्मनी, इटली एक्सेट्रा। और इस निज़ाम ने ज्यादा मुल्कों में जो है ना रफाई मुमलिकत वजूद में लेकर आई। क्यों? कि वो पार्टी वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को साथ लेकर चलता है। ठीक है, अब उसको मैं मिसाल पे देता हूँ। अब जैसे हमारा पीटीआई का निज़ाम उन्होंने बनाया हुआ है कि उन्होंने जब नीचे सतह से उठाया तो उसको एक किस्म का पार्टी बना दिया। पैनल मतलब है पार्टी। हालांकि दुनिया में कहीं भी पैनल निज़ाम नहीं है पॉलिटिकल पार्टियों में, क्योंकि वो नीचे से जनरल असेंबली से चीजें उठाई जाती हैं, वहां पर डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती है। वहां पर जैसे जताला साहब कहते थे 20 मेंबरान पर एक बंदा, वो इस तरह से आगे चलता है। ठीक है, यहाँ पर अब इन्होंने गिडमिड किया है, और गिडमिड किया है तो ये चीजें आ गई, पैनल ए बी, पैनल बी, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी। ठीक है हमारे, और ये पहले होंगी,
यानी कि आपने पैनल 3 आ गए उसमें, जो 35 तक। और याद रखिए जब पैनल निज़ाम आएगा कौंसिल के लिए, फिर हर पैनल को अपने 35 बंदे की एक लिस्ट तैयार करनी पड़ेगी। अगर वो मतलब वास्ट मेजॉरिटी ले जाते हैं तो उनके 35 के 35 अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तारिक भाई सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, यानी कि ये जो हमारे जितनी भी अभी गुफ्तगू हो रही है ये सारी की सारी इंट्रा पार्टी इलेक्शन के ऊपर हो रही है, ये वो जनरल इलेक्शन की बात नहीं हो रही है, एक पार्टी के अंदर के स्ट्रक्चर की बात हो रही है। मैं जी बिल्कुल, ये पार्टी के अंदर जो हो रहा है, अब देखें ये थोड़ा जो मैंने समझा दिया, अब देखें असल में ये है चीज, इस जो पहले मैंने जिसका जिक्र किया था उनको फर्स्ट पास द पोस्ट। अब यहाँ देखें कि यहाँ पर 3 पैनल खड़े हैं, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी। क्या हो रहा है यहाँ पर, पैनल ए जीत गया, और आप खुद अंदाजा लगाएं जब पैनल ए जीता तो पैनल बी और सी आ रहे, तो अक्सरियत किसके पास है, हारने वाले, अक्सरियत वोटर बार, जीतने वाला जीत गया, यानी हारने वाला जीत गया। ये गलत निज़ाम है, यानी कि इसका क्या मतलब है, ये फेयर निज़ाम नहीं है। आपने अपने वोटरों को नाराज कर दिया। और यहाँ पर जो पाकिस्तानी पार्टियां या खास तरीके के सामने यहाँ पर बड़े लोग बहस करते हैं कि वो जी जमहूरियत में तो ऐसे ही होता है, जीत जाता है, लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि मुल्की निज़ाम और इंट्रा पार्टी निज़ाम में फ़र्क है। यहाँ पर आपने वोटर को ज़ाया नहीं करना, आपने मेंबर को ज़ाया नहीं करना। उन्होंने जब ये 400 बंदे ज़ाया हो गए तो उन्होंने तो आपके मुखालिफ वोट करना है नेक्स्ट जो जनरल इलेक्शन होंगे। ये चीज़ों का नहीं सोचा यानी जाता। कि यानी कि यहाँ पे 300 जो जीते, 400 को इग्नोर कर दिया गया और 300 को प्रायोरिटी दे दी गई। बिल्कुल, 300 को उन्होंने अपनी पार्टी बना दी, जी क्योंकि वो काउंसिल नहीं है ना, वो 300 वाली बन गई। ये 400 वाले तो फिर क्या हो गए, जब वो बाहर रहेंगे तो उन्होंने लड़ना ही, उन्होंने क्या करना, उन्होंने उन बेचारों ने भी तो अपनी पेड की है मेंबरशिप, वो किधर जाएंगे। लॉजिकली बात आती है ना। और वो उसमें भी जो है आपस में जो बातचीत है या जो आपस में जो इनकी मशावरत है, उस मशावरत के अमल में भी मेरे ख्याल से उनको फिर नहीं लिया जाता वो 400 को। नहीं, वो ऑफ कहते हैं कोर्स हम नहीं, 300 जीते हुए हम जो मर्जी फैसला लें। क्योंकि उससे फिर ये होगा ना, और ये भी नहीं जाएंगे क्योंकि उसमें लीगल पॉइंट नहीं है ना, इंसानी फितरत है। जब आप किसी से मुकाबला करते हैं फिर लीगल चीज नहीं होगी तो आप उनके साथ नहीं जाएंगे। फिर ये अब उसमें ठीक है, एक तो वो निज़ाम हो गया। अब जिस निज़ाम की हम बात करते हैं मुतनासिब नुमाइंदगी की, ये हो गया कि एक पैनल ने, 2 पैनल अगर खड़े हुए हैं, एक पैनल ने लिए 300, दूसरे ने लिए 400, ठीक है वोट। अच्छा, उसके बाद चैप्टर काउंसिल का क्या हुआ, उसमें ये हुआ कि 33 बंदे हैं, ए के आगे 15, डी के आगे 20, दोनों का क्या हुआ, सारे अंदर आ गए, 57% उनके हो गए नुमाइंदे, दूसरे के 43 हो गए। तारिक और भाई मैं यहाँ पे आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ सिर्फ बार बार, सॉरी, क्योंकि देखो मैं ये मसला, चाह रहा हूँ कि जो देखने वाले नाजरीन हैं वो उनके पास जाहिर ज़हन में बहुत ज़्यादा बर्डन ना हो जाए, साथ साथ क्लियर होती जाए बात। ये जो आप चैप्टर काउंसिल पे अभी आए हैं, ये वो है जो आपने पीटीआई की लीडरशिप को जो प्रपोजल जो आपने वो एक मसवदा बनाकर बाई लॉज का भेजा था, ये उस पे आप अब हमें ब्रीफ कर रहे हैं। जी जी, ये असल में उन्हीं को भेजा था ना, ये तो अब हम अवाम को समझाने की कोशिश करें कि ये है बेसिक मॉडल ना। ये ठीक, वो है जो हमने भेजा था पार्टी पार्टी लीडरशिप के पास जी जी बिल्कुल, प्रपोजल। कि ताकि इसको ना, इसको अगर नाफज करेंगे तो ये देखें ना, अब सारे आ गए ना, हारने वाला भी आ गया अंदर, जीतने वाली भी आ गया, लेकिन अक्सरियत जीतने वाले की है, एग्जीक्यूटिव बॉडी जीतने वाली है, मतलब बनेगी ना, वो आप देख रहे हैं लॉजिकली बनेगी, क्योंकि 57% उसके पास वोट है। अब आगे देखें, और यहाँ पर आएगा, ये है वो जो रौला सारा ना, जो हम कहते हैं कि चैप्टर काउंसिल करेगी क्या और एग्जीक्यूटिव बॉडी के क्या काम होगा ना। यानी कि ये क्यों जरूरी है चैप्टर काउंसिल का होना एक चैप्टर के अंदर, एक मुल्क के अंदर। बिल्कुल, क्योंकि ये बहुत जरूरी, ये फंडामेंटल है चीज। आप देखिए चैप्टर काउंसिल का क्या मतलब, वो ये नहीं कि हमेशा हाईएस्ट अथॉरिटी है, वो करेगी क्या, वो जो हमारे 35 बंदे हैं, एक के 15 थे, दूसरे के 20, वो करेगी क्या, वो मिलकर करेंगे, एनुअल प्रोग्राम बनाएंगे। ये बहुत बड़ा काम होता है एनुअल प्रोग्राम करना, एक्टिविटीज का। उस जो एनुअल प्रोग्राम बनेगा उसके आपने बजट बनाना है, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर आएगा तो उसको ऑडिट पर आपने डिस्कस करनी है। उसके बाद वहां से फिर दोबारा आपने एक बनानी है एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी बन चुकी है ना, क्योंकि वो उनकी अक्सरियत है। वहां पर ही आपने स्कैड बनानी है, वहां पर ही आपने इलेक्शन कमीशन बनाना है सारे। वहां से ही अगली सतह के लिए आपने
मेंबर चुनने हैं, मसलन यूरोप काउंसिल के लिए, ठीक है, रिप्रेजेंटेटिव यूरोप काउंसिल उसी बॉडी से, क्योंकि आपने बार बार इलेक्शन नहीं करवाने। अब जैसे यूरोपियन यूनियन का जो कंसेप्ट है ना, 692 मेंबर है यूरोपियन, 27 ममालिक है, वो हर मुल्क की पार्लियामान जो है ना वो अपने रिप्रेजेंटेटिव भेज दिया, हर दफा इलेक्शन नहीं होते, ये है सारा। अच्छा, ये कौन उसके लिखा हुआ है कि प्रिपेयर अमेंड लॉज रूल्स रेगुलेशन, ये उस काउंसिल ने करने हैं। प्रिपेयर पार्टी प्रोग्राम फॉर द जनरल इलेक्शन, ठीक है, यानी कि ये उन्होंने उसमें ज़ाहिर है जब सारे आ गए सारे खुश, उसके बाद इसमें होता है अक्सर कि आप एनुअल मीटिंग्स की जो तादाद है वो 3 से 8 रख लें, वो जिस मिनिमम 3 होती है, उसके बाद जितनी मर्जी आप रख लें, वो आप खुद एग्री हो जाए काउंसिल वाले। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव बॉडी, जिसको हम यहाँ पर इलेक्टेड बॉडी की, वो उसने क्या करना है, उसने जो एनुअल प्रोग्राम वहां पर पास हो गया उसको इम्प्लीमेंट करना है। उसके बाद उन्होंने अपने तौर पर अरेंजिंग सेमिनार करने हैं, कॉन्टैक्ट न्यू मेंबर को करना है, प्रमोटिंग पार्टी प्रोग्राम टू पब्लिक है, अकाउंटेबल टू चैप्टर काउंसिल, डेली रूटीन ऑर्गेनाइजेशन वर्क, वो मतलब उस तरह वो होते हैं। यानी कि जो मेन चीज है काउंसिल की वो है कि आपने अगली सतह के नुमाइंदे, इलेक्शन कमीशन, स्कैड स्कैड किस्म की होती है, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी, और उसके बाद आपने उसको करना है एग्जीक्यूटिव बॉडी को दोबारा, यानी कि एग्जीक्यूटिव बॉडी ने एक किस्म का वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना है इसमें, ठीक है। अच्छा, तारिक भाई, ये जो काउंसिल के लोग होंगे, ये सिर्फ प्रपोजल पेश करेंगे एग्जेक्टिव को, जो यानी कि वहां के चैप्टर का एग्जेक्टिव कमेटी होगी उसको, या इलेक्टेड बॉडी कह लें, एग्जेक्टिव कमेटी कह लें, उनको वो सिर्फ सजेस्ट किया करेंगे कि पास कौन करेगा इसको, जो वो वो काउंसिल करेगी, आपस में मुशावरत करें। वो काउंसिल करे, जब किसी चीज को काउंसिल पास करेगी तो वो एक रूल बन जाता है, वो उसमें आपने फिर इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे किसी मुल्क का बजट जो होता है ना, बजट बहुत बड़ी चीज होती है, उसकी चीज नीचे चल रही होती है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का भी, और ये काउंसिल की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जब ये काउंसिल ने पास करना है, काउंसिल ने फिर काउंसिल के जो फैसले किए हुए उस पर जो अमल दरामद है वो एग्जीक्यूटिव बॉडी ने करना है, ठीक है। अब आगे आगे थोड़ा सा इसमें क्ल्यू देखें, ये जो है जब 3 निजाम आ जाएंगे यहाँ पर, वही पीआर, पैनल ए, पैनल बी, पैनल सी, देख रहे हैं। अब यहाँ पर ना एक थ्योरी बनती है कि इलेक्शन हो गए, 3 पैनल आ गए, क्या होगा अब काउंसिल से जाने से पहले, क्योंकि जब इलेक्शन खत्म होंगे फिर आपने 10 दिन या 2 हफ्ते देने हैं कि वो जो आपने आपस में ना मुज़ाकरात करके एक अक्सरियत लेकर आनी है काउंसिल में। अब देखें कि एक जो ग्रुप बनेगा कि वहां पर ए बी आपस में कोऑपरेट करेंगे तो उनके 500 मेंबर हो जाएंगे, ए सी करेंगे तो उनके 500 हो जाएंगे, या बी सी, यानी कि उनकी अक्सरियत होगी, यानी कि आपने अक्सरियत लेकर आनी है, ठीक है। इस तरह फिर क्या होगा, देख रहे हैं नीचे चैप्टर काउंसिल में, फिर यहाँ पर उन्होंने वो आपस में मुज़ाकरात करने हैं कि किस किस ने फॉर्म करेगी एग्जीक्यूटिव बॉडी, ठीक है। और उसमें ये क्या होगा कि अगर ए बी है उसमें 25 ए बी के आ जाएंगे मेंबर अंदर, जिनके 71%, और सी के आ जाएंगे 10, ठीक है, 35 हो गए। इसी तरह अगर ए सी है उसके 25 आ गए और बी के 10 आ गए, 29। अगर बी सी के आ गए हैं 400 तो उनके 43% और 57। कहने का क्या मकसद है कि उनकी जो आपस में मुज़ाकरात हैं वो चैप्टर काउंसिल के 10 या 2 दिन 2 वीक के अंदर अंदर उन्होंने मुकम्मल करनी, यानी कि मकसद क्या हुआ कि अक्सरियत आपने काउंसिल में शो करनी है आपने, तब आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी बनेगी। तो वो अक्सरियत का फैसला आपने पहले कर लेना, पहले ही आपकी ना मुज़ाकरात शुरू हो जाए। ये लोग कहते हैं कि ये बड़ा थोड़ा सा ना मुश्किल मॉडल है, लेकिन असल चीज ये यहाँ पर ही लोगों ने सीखनी है कि स्ट्रेटजी आपने कैसे बनानी है, पॉलिसी कैसे बनानी है, लोगों के साथ मिलजुल कर कैसे काम करना है, मुख्तलिफ ख्याल लोगों को साथ लेकर कैसे चलना है। यही जमहूरियत, जमहूरियत का कतल ये नहीं मकसूद है कि आपने सारे लोगों को फेंक कर बाहर फेंकना है, बल्कि जमहूरियत का मतलब होता है हर बंदे को साथ लेकर जाना है, और ये मॉडल वो शो कर रहे हैं, ठीक है। ये मॉडल वो है जो आपकी डिमांड है हमारी, जो ओआईसी के इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर इसको नाफिज किया जाए, जो आपने बाई लॉज में चेंजिंग मांगी थी, ये भी उसी का हिस्सा है। बिल्कुल, ये हाई मैन, बस ये जो 2 स्लाइड्स है ना, ये वाली और जी ये वाली, बल्कि ये 3 मैन है, ये और ये, यानी कि वो करेंगे क्या और ये सिस्टम फंक्शन कैसे करेंगे, जी ठीक ठीक। है। अच्छा, एक सेकंड, आप इजाजत दें तो मैं तमाम जो बस बस एक एक, एक दो 2 स्लाइड्स रह, अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप,
SAS, ये सारा मैंने उसको फिर मैंने ऐसे कर दिया है कि नीचे से टोटल पेड मेंबर होंगे, उन्होंने वोटिंग की, उन्होंने अपनी एक कौंसिल चुन ली वो मुख्तलिफ पैनल के साथ, आगे कौंसिल से आगे इलेक्टेड बॉडीज आ गई। तो वो उसका मैथड लिखा हुआ है कि 200 या 100 मेंबर्स के दरमियान जो है इतने होंगे। तो उससे ये क्या होगा आप देखना, यूरोप में क्या होगा कि हर चैप्टर में मैक्सिमम मेंबर जो है ना वो 1500 से ज्यादा या 2 या 3000 से ज्यादा नहीं हो सकते। क्या मतलब हुआ, अगर आपके मेंबर 1400 मेंबर हैं, 700 मेंबर हुए, तो फी बंदा जो है यानी कि एक काउंसिल को मेंबर को 20 बंदे पड़ेंगे, यानी 20 बंदों की आपको हमायत हासिल होगी। अगर 1400 है तो 20, अगर 2800 है तो 40, यानी कि 80, सॉरी, इस तरह होगा। तो मैक्सिमम जो है ना वो जाएगा तकरीबन, अगर आप 5000 पर लेकर जाते हैं तो एक मेंबर को तकरीबन 142 मेंबरान की सपोर्ट चाहिए होगी काउंसिल में जाने के लिए। यहीं पे तारिक भाई मेरे ज़हन में एक सवाल अभी आपकी इस बात से उठा कि अगर जैसा कि अभी यूके में इलेक्शंस हुए और यूके में सुनने में ये आया कि तकरीबन राउंड अबाउट 12,000 12,000 की मेंबरशिप हुई है, तो उस पे तो फिर वो बहुत बड़ी वो बन जाएगी एक नहीं उनका नहीं, चैप्टर। उन्होंने पता उन्होंने मॉडल इस्तेमाल ही नहीं किया ना, उन्होंने डायरेक्ट वही किया ना नहीं, उधर को। अगर वो करें तो फिर उस सूरत में तो बहुत बड़ा नहीं हो जाएगा एक नहीं, फिगर। उसके दो निजाम हैं, एक ये कहना कि आपने डायरेक्ट कौंसिल बनानी है कंट्री की, कि आपने हर रीजन की चैप्टर से लेकर जाने हैं बंदे आप ऊपर। बात समझ रहे हैं, वो फर्क है ना। अगर आपने डायरेक्ट लेकर जाने हैं लेफ्ट सी 35 से, कोई मसला नहीं, उसमें कितना आ जाएगा आपको, तकरीबन 200 या क्या रहेगा 250 बंदे पर एक आपको नुमाइंदा आगे जाना पड़ेगा। जी ठीक है, अगर आप इजाजत दें तो मैं दोस्तों के कुछ ज़हन में जो सवालात हैं उन पे भी आखिरी स्लाइड बस, ये है सारी, देख रहे हैं। आईएएस अथॉरिटी, जीए और ईसी। यानी कि जनरल इलेक्टेड काउंसिल हाईएस्ट बॉडी है, उसके नीचे एग्जीक्यूटिव बॉडी है, उसके बाद जो आपकी स्कैड है, उसके बाद इलेक्शन कमेटी, ये बेसिक चीज है, ये है सारी। और ये जो चीज है ये हर जगह आएगी, ये वाला मॉडल जो है जब हम डायरेक्ट डेमोक्रेसी पर भी जाएंगे। आप सवाल कर लेंगे। और इसमें हमारे पूरे यूरोप में क्योंकि कैंपेन चली थी, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, इसमें हमारे जो यहाँ पे यूरोप के तमाम जो वर्कर हैं पीटीआई के, वो इस मॉडल पे राजी हैं और मुत्तफिक हैं इस मॉडल को लाने के लिए। जी अक्सरियत की तो ये असल में प्रॉब्लम ये है ना पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टियों में, ये कि पॉलिटिकल वर्कर जो है जो पार्टियों के अंदर के निज़ाम तरबीती निज़ाम ही नहीं है ना। ये चीज़ें किसी को समझ नहीं होगी कि ये मसलन नुमाइंदा जमहूरियत क्या होती है, डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या है, ये चीज़ें तो ये चीज़ें पहले उनको सिखानी पड़ेंगी, क्योंकि ये चीज़ें समझने वाली हैं। यूरोप में ये है कि जमहूरियत एक बड़ी पुरानी इनकी रवायात है, ये लोगों को चीज़ों की समझ आएगी क्यों कैसे हो रहा है। हमारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आएगी, क्योंकि अब जैसे मैंने कहा ना कि वो कहेंगे ओ एक बंदा एक बंदा अगर जीत गया है तो वो किस तरह कौंसिल में वो जो है ना मिनोरिटी में चला जाएगा, लेकिन यहाँ पर मिनोरिटी में तो नहीं जाएगा ना, क्योंकि आपने हमेशा अक्सरती वोट के साथ कौंसिल में रहना। बात समझ रहे हैं ना, ठीक ठीक। हमेशा आपने अक्सरती वोट के साथ रहना। अक्सरती वोट जब भी होगा ये देख लें मॉडल खुद बता रहा है। ये है बस आसान सा जवाब इसका। जी मैं अब दोस्तों की तरफ चलता हूँ, पार्टिसिपेंट को जो आज के प्रोग्राम में पार्टिसिपेंट्स हैं उनकी तरफ। जी नासिर गोंदल साहब, योर टेक प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया तारक भाई, आपने बड़ी तफसील के साथ हमें टेक्निकली डेमोक्रेसी के रमूज के मुतल्लिक बताया, जिसका मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूँ। तारक भाई, आपने दो डेमोक्रेटिक रूल्स के बारे में बताया, एक तो जो नेशनल लेवल होता है उसके बारे में और दूसरा इंट्रा पार्टी इलेक्शन के बारे में। आपने यहाँ एक बात कही कि जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं पाकिस्तान में वो क्यों पनप नहीं सकी, उसकी वजह आपने ये बताई कि जो जो लीडर्स हैं वो सिक्योर नहीं फील करते अपने आप को, कि अगर वो पूरी तरह डेमोक्रेसी को, जमहूरी रवैयों को अपनी पार्टी में और मुल्क में अगर इम्प्लीमेंट कर देंगे तो उनका कद जो है ना वो जरा कमजोर पड़ जाएगा, और वो इसी सेंस में कभी भी ये नहीं चाहते कि अपने पार्टी के अंदर और मुल्क के अंदर बाज़ाब्ता और बाकायदा जो जो यूरोपियन डेमोक्रेटिक या जो स्कैंडिनेवियन डेमोक्रेटिक स्टाइल है उसे अपनाया जाए।
तो वो खुसूसी तौर पे, क्योंकि मेरे नज़दीक सियासत जो है वो अवामी फलाह के लिए की जाती है, लेकिन जो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सोच है वो ज़ाती फलाह के लिए पॉलिटिक्स करते हैं। इसी वजह से पाकिस्तान में जो जमहूरी रवैये हैं वो परवान नहीं चढ़ पाए, इसलिए जमहूरी रवैयों को वहाँ फोकियत नहीं दी जाती। जो भी पार्टी लीडर होता है वो, क्योंकि पार्टी लीडर बकायदा नीचे से ऊपर आते नहीं हैं, पार्टी का स्ट्रक्चर ऐसे बनाया जाता है कि जिसके पास पैसा होता है वो अपने अज़ाइम को हासिल करने के लिए वो किसी पार्टी का हिस्सा बन जाता है या वो पार्टी बना लेता है। पाकिस्तान में यही रवैया सामने नजर आता है। मुझे आप ये बताइए कि पाकिस्तान में दुश्वारी क्या है कि हम पूरी तरह पॉलिटिकल रवैयों को, आज 70 साल हो गए हैं पाकिस्तान को बनाए हुए, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में आज तक जो जमहूरी रवैयों को परवान क्यों नहीं चढ़ाया जा सका? आखिर पाकिस्तान में ऐसा क्या किया जाए कि जो हमारे लीडर्स हैं उनकी सोच को बदला जाए कि वो उनके अंदर जो एक खदशा रहता है कि जो अगर मैंने पार्टी में जो जमहूरी रूल्स एंड रेगुलेशन को पूरी तरह उन पर अमल दरामद किया तो वो रिफ्यूज कर दिए जाएंगे या दूसरे लोग उस पार्टी को ऑक्युपाई कर लेंगे। ये वो खतरा है जिसकी वजह से वो हमेशा डिक्टेटोरियल रूल्स को हमेशा परवान चढ़ाते हैं और उसी एक छड़ी के साथ अपनी पार्टी को या मुल्क को वो ट्रीट करना चाहते हैं। तो इसको कैसे खत्म किया जाएगा? जरा इस पर तारक भाई अगर आप रोशनी डालें। ये आपने बहुत बड़ा सवाल कर दिया है। ये इतना बड़ा सवाल है, इसमें ना मतलब कल्चर भी आएगा, इसमें हालात वाक़यात भी आएंगे। असल में जो चीज़ है ना, मैं थोड़ा फिर जो फिलोसफिकल आ जाऊंगा कि आपने सियासत करनी क्यों है। सवाल ये होता है आपने करनी क्यों है? क्या आपने कैरियर के लिए करनी है कि आपने इंसानी फलाह के लिए करनी है? जब इंसानी फलाह के करनी है तो फिर आपको 5 साल भी बड़े काफी होते हैं। अब मेरे से पूछा जाए ना, अगर पाकिस्तान में एमएनए बनूं तो मेरे लिए यही बड़ा होगा कि अगर मैं 5 सालों में मुल्क में एक जमहूरी रवायात को परवान चढ़ा दूं तो मेरे लिए यही काफी है। होता यह है पाकिस्तान में कि असल में पाकिस्तान में एक फ्रॉड किया जाता है, खाली पार्टियों के अंदर नहीं, आपने ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशनों में देख लें। यानी कि ये दो ऐसे सेक्टर हैं जहां पर अवाम का पैसा अवाम देती है लेकिन अवाम फैसला साजी में नहीं शरीक किया जाता उनको। अब बड़ी बड़ी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं कि अब, क्योंकि हमने यूरोप में यह देखा है कि जब पार्टी लीडर या पार्टियां परफॉर्म करेंगी तो अवाम उनको दोबारा ले आएगी, वो इतना बड़ा मसला नहीं है। वहां पर ना हमारा जो पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान की, या पॉलिटिकल लाट है, वो इनसिक्योर अपने आप को फील करती है कि अगर हमने लोगों को शायद दे दिया तो हमारी जो कुर्सी चली जाएगी। और उसमें फिर एक ही हल है, मेरे नजर में उसका एक ही हल है। किसी भी पार्टी लीडर, किसी भी पार्टी की जो डिसीजन मेकर, उन्होंने कभी भी आपको हक नहीं देना। हक लेने के लिए जो पार्टी का मेंबर है या अवाम, उसको उठकर खड़ा होना पड़ेगा, उसको जुर्रत करनी पड़ेगी। जैसे मैंने आज एक लिखा भी था कि जब जकम मई का वाकया हुआ था तो आजरों ने कभी भी उनको, मजदूरों को हकूक नहीं दिए थे, मजदूर खुद खड़े हुए थे। ये लोगों को खुद खड़ा होना पड़ेगा और ये सवाल करना पड़ेंगे भाई नहीं, कि हर जगह जैसे हम कहते हैं कि फैसला मेंबर ने करना है, हमने करना है। जब इस नुक्ते को हम पहुंच जाएंगे ना, फिर वो मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमारे यहाँ, इसलिए ये देखा आप, तहरीक इंसाफ देख लें, नून लिख लें, वो एक मतलब हुआ बनाया जाता है कि लीडर ने ये कहा, लीडर ने वो कहा, ये लीडर ये करता है, लीडर वो करता है। यूरोप में कभी आपने सुना होगा कि लीडर ने, वो कहते हैं पार्टी करती है। पार्टी क्यों करती है? पार्टी में फैसले निचली सतह से जा रहे होते हैं। ये मतलब छोटे छोटे, अब हमने हर जो सेमिनार पर इन्हीं चीजों पर बातें करनी है ताकि लोगों के जहनों में ये पहुंचे कि जब तक आप इन चीजों को नहीं समझ, ये है इनके बेसिक थ्योरी। क्योंकि जमहूरियत में है ये कि अवाम ने फैसला करना है, अवाम ने ही सब कुछ करना, अवाम के लीडर, यानी कि वो मेरा लीडर नहीं है, वो मेरा नौकर है, मैं उसका नौकर हूं अगर मैं जाऊंगा। ये मतलब इस चीजों को
समझने की कोशिश करें। ये मेरे हिसाब से तो ये जवाब बनता है। जी बहुत शुक्रिया, जी बहुत शुक्रिया तारिक भाई। आपकी बात से यही अखज़ किया जा सकता है कि वो जो पार्टी का ऊपर अवाम ऊपर लेकर आती है एक नुमाइंदे को, तो वो सर्वेंट होता है पार्टी के लिए, और पार्टी ही ज्यादा मजबूत होनी चाहिए, ना कि एक कोई पर्सनैलिटी या कोई एक कोई शख्स। तो अब मैं चलता हूँ शुएब भाई के पास, बेल्जियम। वो भी काफी देर से इंतजार में हैं। अगर उनके पास कोई सवाल है तो वो तारिक भाई को प्लीज। जी शुएब भाई, और साथ में जी मैं माजूद चाहता हूँ शुएब भाई, 1 मिनट। मैंने अभी देखा स्क्रीन में, मुझे हमारे प्यारे भाई अजहर साई साहब नजर आए हैं जर्मनी से, तो उनको भी मैं वेलकम करता हूँ प्रोग्राम में। जी शुएब भाई। जी, अस्सलाम वालेकुम सब दोस्तों को। सबसे पहले मैं तारक भाई आपसे सिर्फ ये पूछना चाहूंगा कि अगर पार्टी का कोई लीडर, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हो, वो जो कुछ कहता आया हो वो उस पर अगर अमल दरामद ना करे, तो पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको क्या करना चाहिए? क्या उन्हें चुप साध लेनी चाहिए, या उन्हें अपने लीडर को राह रास्त पे लाने के लिए एहतजाज करना चाहिए? जैसे हमारे खान साहब ने लाहौर हाई कोर्ट में ये गए थे नवाज शरीफ के खिलाफ कि आप पार्टी के चेयरमैन भी हैं और आप वजीर आजम भी हैं, ये दोनों ओहदे आप साथ एक साथ नहीं रख सकते। तो ये क्या एक खुला तजाद नहीं है कि खान साहब चेयरमैन भी हैं पार्टी के और वजीर आजम भी हैं, जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि उनकी मसरूफियात एज ए वजीर आजम इतनी ज्यादा है कि वो पार्टी पर तवज्जो नहीं दे सकते और पार्टी जो है वो तबाही की तरफ जा रही है। क्या इस सब की जिम्मेदारी खान साहब पे नहीं आती? फिर वो आपने, ये बड़ा कल्चरल सवाल है ना, क्योंकि असल में जो पार्टी पाकिस्तान जो है ना, ये जो आप कुलिया बता रहे हैं ना कि पार्टी लीडर और वजीर आजम, पार्टी लीडर भी रह सकता है, वजीर आजम भी रह सकता है, वो ऐसा मसला नहीं है। अहम चीज है जो पार्टी का आइन है उसमें क्या लिखा हुआ है, और वहां पर मैं आगे आऊंगा, हम अगले दूसरे तीसरे या चौथे सेमिनार में मैं आपको साबित करूंगा कि सारी पोलिटिकल पार्टियों को जो आइन में लिखा क्या हुआ है, वो किस तरह ताकत जो है उन्होंने अपने पास रखी है। वहां पर फिर वो बात करते हैं कि पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज लिखी हुई है। दूसरी जो बात आपने कही है ना कि उनको किस तरीके से रोका जाए, उसका एक ही तरीका है, ये जो हमने शुरू किया है कि लोगों में इतना शऊर अवेयरनेस दी जाए कि जो पार्टी का कानून है ना, पूरे सेंट्रल लेवल से लेकर वहां पर आम वर्कर की इनपुट हो। जब तक वो इनपुट नहीं होगी, आपका आइन नहीं सही बनेगा। जब आइन नहीं सही बनेगा तो पार्टी के लोगों को या मेम्बरान को हकूक नहीं मिलेगा। बात समझ आ रही है? क्योंकि होती वो गेम करते हैं कानून पर है कि हमने जो पार्टी का आइन में ये लिखा है, पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा है, तो वो हालांकि वो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा ही गलत गया होता है। मतलब ये लेकिन मेरा सवाल तो उस जगह पे रहा है कि अब हम जो पार्टी कारकुन है वो हम क्या कर सकते हैं? हमने पार्टी के अंदर रहते हुए अपनी बाईलाज की कमेटी में जो कुछ हम कर सकते थे किया। पूरे यूरोप से सारे स्टेक होल्डर्स और सारे जितने भी पार्टी के मेम्बरान थे उन्होंने बाईलाज बना के भेजे। उन्हें वो इंटरटेन नहीं करते, पार्टी के करता धरता उन्हें इंटरटेन ही नहीं करते। हमारे उन बाईलाज को वो उठा के कचरे के टोकरे में फेंक देते हैं। हर दफा ये मुसलसल हमारे साथ ये बदमाशिया ये काम करता आ रहा है। आप मुझे हल बताएं हम क्या करें? आप इन अल्फाज की भूल भलैयों में ना हमें जो है वो दाखिल करें, बल्कि आप इसका हल बताएं, हमारे पास हल क्या है इसका? जी हाल यही है, उसका शॉर्ट टर्म यही होगा कि हम ओवरसीज में पहले ना इसको मॉडल बनाए ना, ओवरसीज में लोगों में इतनी अवेयरनेस लेके आए कि ओवरसीज की जो पार्टी है उसमें पहले पोलिटिकल जमहूरी कल्चर आए। क्योंकि डायरेक्ट जो है ना पाकिस्तान में जाकर इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि फिर वो दूसरी तरफ बहस चली जाएगी। तो बेहतर यह है कि पहले शॉर्ट टर्म में उसका फिर टाइम लिमिट रखना पड़ता है कि 3 है, 4 साल है, 5 साल है। सबसे पहले आपको लोकल हमें ना ओवरसीज में इस पर काम करना पड़ेगा। तो ओवरसीज में जब लोगों में हम इतनी अवेयरनेस पैदा करें, ओवरसीज की जो पार्टीज हैं वो मुकम्मल जमहूरी तरीके से फॉर्म हो, उसके बाद जो कानून उसके बने वो भी हम बनाएं, वो ऊपर से ना आए, ये इस तरह हो। जो आपकी मैं फ्रस्ट्रेशन समझ रहा हूँ कि 22 साल हो गए हैं ये चीजें नहीं हो रही, क्योंकि यही तो वही हम कह रहे हैं, वो कल्चर कह लें या वो लोगों के वो जो है ना अपने अंदर ना वो उनको इतमाद नहीं है। वो कहते हैं मैं नहीं लीडर रहना, मैं ही करूंगा, मैं ही करूंगा। ये मैं जो है ना, उस मैं का एक ही हाल है कि अवाम उठे। अवाम का फिर यही है कि स्टेप बाय स्टेप चले, या फिर पाकिस्तान में हम इतनी को तहरीक चला दें कि पाकिस्तान से लोग ना खड़े हो जाए। ये यही
मेरे ख्याल से तो तारिक भाई यही है कि ये जो तहरीक का जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया, ये तहरीक ही है जो हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला ये आवाज आगे भी चलेगी। और जिसकी आपने ये जिस तरीके से लोगों को अवेयर करने का एक तरीका ढूंढा है, इंशाल्लाह ताला ये आपका काफिला बढ़ता चला जाएगा। तो अब मैं जाऊंगा जताला साहब के पास, फ्रांस, कि जताला साहब अपनी अपनी राय से हमें नवाजें। और जी जताला साहब, योर टेक प्लीज। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों साथियों को अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपके पास। जी ठीक हो गई। तो सबसे पहली जो चीज है जिसके लिए हम तगोदो कर रहे हैं, हमने ये ग्रुप बनाया, हमने एक दूसरे के साथ अपने ख्यालात शेयर किए, और ये आज की बात नहीं है, ये साला साल से हम एक दूसरे को जानते हैं। और ये ऑटोमेटिकली कुदरती तौर पे होता है कि जब आपकी किसी बंदे के साथ या किसी तंजीम के साथ केमिस्ट्री मिलती है तो आप ऑटोमेटिकली नजदीक होते जाते हैं, एक दूसरे को समझना शुरू कर देते हैं। तारक भाई की बातें खुसूसी तौर पे और सब आप दोस्तों भाइयों की हम बातें सुनते रहते हैं और सुनते आए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा इसमें मैं तो खुद को ही जिम्मेदार ठहराऊंगा कि शायद मैं सही तरीके से मदद नहीं कर सका, क्योंकि काफी सालों से हम लगे हुए हैं कि एक जो आवाज है इनकी, एक जो प्रोग्राम है, मैं तो समझता हूँ, आप यकीनी तौर पे आप भी समझते हैं, क्योंकि इसीलिए हम इकट्ठे हैं और सुन रहे हैं कि ये सही बात कर रहे हैं, ये एक सही मुद्दा उठा रहे हैं, ये चाहते हैं कि पार्टी की खिदमत हो, मुल्क की खिदमत हो, और जो हमने और इन्होंने यहाँ पे देखा है सिस्टम, इसको सही तरीके से अडॉप्ट किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से यूरोप में होते हुए भी हमें ये सेटबैक मिल रहा है काफी देर से कि हमारी आवाज लोगों तक पहुंच नहीं रही। उसमें हमें देखना ये है, मेरे लिए लम्हा फिक्रिया ये है कि हमें देखना है कि हमें कहाँ पे जो है ना मसला आ रहा है। कम्युनिकेशन का मसला आ रहा है, समझाने के तरीके का कोई मसला आ रहा है, या फिर लोग ही नहीं समझना चाह रहे, या लोगों को जिस तरीके से हम समझाते हैं वो उसका मतलब कुछ और ले जाते हैं। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है कि मैं मुखलिसाना तौर पर, या आप बड़े इखलास के साथ एक बात कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग उसको इसलिए डिनाई कर देंगे कि वो रंग दे देंगे कि यार ये बंदा शायद इसका अपना कोई मफाद हो, हालांकि ज़हनियत उसकी उस बंदे की खराब है जो आपको डिनाई कर रहा है और आपको मौका नहीं दे रहा। तो मैं ये कहना चाहूँगा, या आप सब लोगों की राय लेना चाहूँगा। माशाल्लाह तारक साहब ने यकीनी तौर पे इसके ऊपर काफ़ी तैयारी की होगी, सारा स्ट्रक्चर समझाया होगा। क्या आप सब लोग इनकी बात को अच्छे तरीके से समझ गए हैं? हम उस लेवल पे इनकी बात को, इस पॉइंट को, कौंसल चैप्टर कौंसल को समझ गए हैं कि हम दूसरे को समझा सकें और उनको कन्विंस कर सकें? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, ये हमें हर बंदे को खुद से पूछना होगा। और अगर वाक़ई हम समझ सकते हैं तो फिर तो हम अपनी बात या इनकी बात या इस डेमोक्रेसी की बात या इस स्कैंडिनेवियन सिस्टम की बात, फिर तो हम अपने लोगों को समझा सकते हैं। पाकिस्तान में जाने से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, यूरोप के अंदर, अपने चैप्टर्स के अंदर। और अगर हम इसमें कामयाब हो जाते हैं तो फिर तो मैं समझता हूँ हम जल्दी अपनी मंजिल को पा लेंगे। इसकी जो टेक्निकल पॉइंट्स हैं, टेक्नोलॉजी है इसकी, इसके ऊपर तो खैर काफ़ी बातें होंगी, होती भी रहेंगी, ताकि बेहतर तरीके से उसके ऊपर लोगों को समझ आ जाए। लेकिन समझाना, हमारा मकसद ये है कि हम इस तरीके से लोगों को समझाएं और वो हमारे साथ आके खड़े हो जाएं और हम एक आवाज़ बन जाएं कि हमारी लीडरशिप या हमारी पाकिस्तान में बैठी हुई जो क़यादत है, सिर्फ पीटीआई की नहीं, मुस्लिम लीग नून की, दूसरी पार्टीज की, जिनके अंदर ये लालच
होता है कि वो हर सूरत पे वो काम करेंगे जो उनको आइंदा आने वाले इलेक्शन में जिताए। उनका और कोई टारगेट नहीं होगा। उनका टारगेट यही होगा कि हमने कितना माल लगाया था, हमने कितना माल हासिल कर लिया है, बैलेंस हो गया है, अब हमने अगला इलेक्शन जीतना है। जो मैं अपनी पार्टी को, पीटीआई को अनफॉर्चुनेटली देख रहा हूं कि वो अब इस पॉइंट के ऊपर आके अब शुरू करेंगे उसी पुराने सिस्टम के अंदर, उसी सॉरी मैं जाविये। आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। नासिर भाई मैं- काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, प्लीज अगर नासिर भाई आप कुछ कहना चाहें। यही बात करना चाह रहा था कि जताला साहब जो कर रहे हैं कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस तरह का ही है कि लोग जो है पॉलिटिक्स इस हद तक करते हैं कि उन्हें अगले इलेक्शन के लिए वो ऐसे प्रोजेक्ट्स जो बनाते हैं, करते हैं जो फिजिकली अवाम को नजर आए। जैसे लाहौर में जो ये रेल का जो प्रोजेक्ट है या रोड्स ट्रैक्स बने हैं, या क्योंकि जो इंसानी फलाह का जो बेसिक चीजें हैं वो हेल्थ और एजुकेशन से शुरू होती हैं, लेकिन हमारे यहाँ इन चीजों पर कभी भी तवज्जो नहीं दी जाती, क्योंकि वही। नासिर भाई सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करूंगा यहाँ पे, क्योंकि आज प्रोग्राम का मौजू कुछ और है। इंशाल्लाह ताला बिल्कुल जाहिर है कि हमारे जो प्रोग्राम्स इंशाल्लाह ताला होते रहेंगे, हम आपको बिल्कुल गाहे बगाहे डिस्टर्ब करेंगे, आपसे वक्त लेंगे, तो आप जरूर इन चीजों पे भी जरूर रोशनी डालिएगा। जताला साहब से भी यही गुजारिश है मैं कि जताला साहब आज के मौजू पे जो हम डेमोक्रेटिक सिस्टम पे बात कर रहे हैं, मैं उस उधर उस मैं पे उधर ही आ रहा था। अनफॉर्चुनेटली आपने मुझे इंटरप्ट कर लिया, मेरा वो मुकम्मल जी, करने जा रहा था अपनी वो बात को। मैंने समझा नासिर शायद आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। नहीं, मेरे ख्याल में नासिर भाई ने उसको एंडोर्स किया था मेरी बात को, जी इस जी पॉइंट को, कि और उसी पे ऊपर उन्होंने वजाहत भी उसकी दे दी कि मैं ये समझता हूँ वो तो वजाहत जो होना था वो पार्टियों ने जो कर लिया वो हो गया, उसको तो हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये हमारी पार्टी में ये हमारे लोग करने जा रहे हैं। अगर आप यहाँ की सियासत आके देखें तो ये मजबूर हो जाएंगे। अभी जो इनको सेट बैक मिला है कराची के अंदर, उसके बाद ये लोग मजबूर हो जाएंगे कि जिस तरह भी हो हम प्रोजेक्ट दें लोगों को, उनको लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल करवाएं, और जो महंगाई का जो जिन है इसको किसी तरीके से जो है ना उसको बोतल में बंद करने की कोशिश करें। लेकिन जो मकसद था, जो इंस्टीट्यूशन बनाना था पार्टी को, जो कवानीन चेंज करने थे, उसके ऊपर कोई खतरवा काम नहीं हुआ, जिसके लिए जाहिर है हमने कोशिश करनी है। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, मैं उसको सम अप करता हूँ दो फिक्रों के अंदर, कि जो तारक साहब ने जो वजाहत दी, पहले तो उसके ऊपर हमें एलेबोरेट करना है तारक साहब के साथ कि जो इनका मैसेज है, जो हमारा मैसेज सबका ऐसे तरीके से बने कि लोग उसको समझें। इसके ऊपर ये भी हो सकता है कि हमारा चैनल तो बन ही चुका है, उसके ऊपर तारक साहब वक्तन फक्तन अपनी जो वीडियो है इसके ऊपर वो भी चढ़ाते रहे, हम भी उनसे सुनते रहे, क्योंकि इस तरह लेक्चर वाइज मेरा ख्याल है अगर हम करेंगे पार्टिसिपेट तो काफी लंबा हो जाएगा, लोग उगता आ जाएंगे। ये मेरी फीलिंग्स हैं। आई डोंट नो, बहरहाल मैं तो सुनूंगा ही, क्योंकि मुझे सीखना है, आई एम पॉलिटिकल स्टूडेंट। तो ये मेरा होगा कि इसके ऊपर हम देख लें कि इसको हमने किस तरह चलाना है बेहतर तरीके से के साथ, और किस तरह आर्गुमेंट को आगे लेके जाना है। जो फंडामेंटल आर्गुमेंट है चैप्टर काउंसिल का, मेरा ख्याल अगर हम इसके ऊपर फोकस कर लें तो, और इसके ऊपर जो ख्याल रखना है हमने अपनी पार्टी के लिए कि हमारी पार्टी चाहती क्या है। जाहिर है वो तो चाहती है जो उन्होंने सिस्टम बनाया हुआ है उसको चलाएं, लेकिन हमने उनको आगे किस तरह लेके आना है कि उनकी बात भी थोड़ी सी रह जाए। अब आप खुले अगर कह देंगे हम उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने जो ये पैनल सिस्टम किया है ये बिल्कुल जमहूरियत के खिलाफ है, या इस तरह नहीं होता, आप इसको खत्म करें, आप डायरेक्ट इस पे आए, तो वो यकीनन ये बात नहीं मानेंगे। हमने उसको एडजस्ट करना होगा अपने सिस्टम के अंदर, उनके सिस्टम को, और पावर अपने हाथ में लेके तो फिर उसको चेंज करने होगा।
थैंक यू वेरी मच। जी, बहुत शुक्रिया जताला साहब। इंशाल्लाह ताला हम आपके जो कीमती मशवरे हैं, कीमती सजेशंस हैं, वो ज़ाहिर लेते रहेंगे गाए बगाए। अब मैं चलता हूँ जर्मनी, अपने प्यारे दोस्त जो अली मुदस्सर साहब हैं। योर टेक प्लीज। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं उसी मेथड के ऊपर वापस आऊँगा जो तारक भाई ने अभी थोड़ी देर पहले प्रेजेंट किया है। बेसिकली उनकी जो थ्योरी है उससे तो मैं पूरी तौर पर मुत्तफिक हूँ, एग्री करता हूँ। उनके जो बेसिक रूल्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, ऐसा ही होना चाहिए। हम अभी भी जटाला साहब फरमा रहे थे कि अगर हम किसी भी रूल को चेंज करने के लिए, क्योंकि वो डेमोक्रेटिक है, अगर हम सीधा कहें कि ये दूसरा रूल ठीक नहीं है और इसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो शायद वो ना माने हमारी बात। तो मकसद ये है कि बात मानना या ना मानना ये बात की बात है। आपको कम से कम सच और हक की जो है वो आवाज़ उठानी चाहिए। मैं तो उसका कायल हूँ। इस चीज़ की परवाह किए बगैर कि कुछ बात मानी जाती है या नहीं जाती है। अगर आप सही बात कर रहे हैं तो आपको खुल के करनी चाहिए। ये मेथड की मैं फुल सपोर्ट करता हूँ। मैं बल्कि यहाँ पर तजवीज़ ये पेश करूँगा तारक भाई से कि आपको एक टीम बनानी चाहिए यूरोप के लिए। हर मुल्क से, यूरोप के हर मुल्क से जो जहाँ पर पीटीआई जो है वो एग्जिस्ट करती है, आप 1 या 2 लोगों को लें साथ, जो आपके साथ मिलके इस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशंस दें और हर मुल्क में दें। जैसे कोविड-19 खत्म होता है तो हमें चाहिए कि एक मुहिम या एक तहरीक निकालें। आप जर्मनी हैं, मैं आपको यहाँ पर दावत देता हूँ, आपका पूरा सिस्टम करेंगे और बाकायदा यहाँ पर प्रेजेंटेशन दे देंगे। उसके बाद आप बेल्जियम जाएँ, फ्रांस जाएँ, दूसरे मुल्कों में। आपके साथ एक टीम भी होगी जो सब कुछ मतलब प्रिपेयर करेगी आपके साथ मिलके, और फिर आप उसको यूरोप के पूरे ममालिक में जाके प्रेजेंट करेंगे फिजिकली प्रेजेंटेशन देने से ये फायदा होगा कि जितने भी वहाँ के जो वर्कर्स हैं, एक तो उनको इकट्ठा होने का मौका मिलेगा और सेकेंडली वो सिस्टम से जो है वो जान पहचान कर पाएंगे। अभी भी आपका ये सिस्टम बहुत सालों से, क्योंकि आप ये इस पर बात काम कर रहे हैं, तो बहुत से लोगों को मालूम है, मगर वो बहुत से क्वेश्चंस इसलिए रेज करती हैं कि वो अपने मुल्क से जो सिस्टम सीख के यहाँ पर आके दूसरे मुल्क में रहते हैं, तो यहाँ के सिस्टम को अपनाते नहीं है, अपने मुल्क के सिस्टम से चलते हैं। आप जो है यहाँ के सिस्टम को बताते हैं, यानी सही डेमोक्रेसी के सिस्टम, तो वो समझ नहीं पाते हैं। जो मैं समझता हूँ कि ये जो प्रेजेंटेशन होगी ना, हमारी लाइव प्रेजेंटेशन, ये हमें बहुत फायदा देंगी। सेकेंडली, छोटी सी चीजें हैं बीच में, जो जैसे कि आपने फरमाया था कि जो चैप्टर काउंसिल है उसकी एक तादाद फिक्स कर देनी चाहिए। आप 35 नंबर्स बताते हैं। मैंने भी कुछ अर्सा पहले इसके ऊपर थोड़ी सी नज़रसानी की थी आप ही के इस आइडिया को लेके, तो उसके ऊपर भी एक डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाया था जिसका मकसद ये था कि आप लोगों को भी एक मोटिवेशन हो मेंबर बनने की, और जो पैनल्स खड़े होते हैं इलेक्शन में उनके पास भी एक मोटिवेशन हो मेंबर्स की तादाद बढ़ाने की, और आगे जो ऊपर हमारी सेक्रेटरीट बैठी हुई है उनके पास भी एक मोटिवेशन हो इस चीज़ को एक्सेप्ट करने की कि मेंबर ज़्यादा बनेंगे। अब सिंपल सा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि किसी भी चैप्टर में अगर सिर्फ मेंबर ही 100 होते हैं तो आप वहाँ से 35 मेंबर कौंसिल में ले आते हैं। टोटल मेंबर ही 100 बने हैं पूरे चैप्टर में, पूरे एक मुल्क में, उसमें 2 पैनल या 3 पैनल भी खड़े हो गए तो उनको तो 20-20, 30-30 वोट मिले हैं टोटल, तो आप 35 बंदों को लेके आएंगे। फिर बाद में आपने जिक्र किया कि इसी से आगे एक जोनल काउंसिल, यानी यहाँ पर हम रह रहे हैं यूरोपियन काउंसिल बनेगी, तो आप यूरोपियन काउंसिल में जो नुमाइंदे भेजेंगे वो भी इसी मुतनासिब से भेजेंगे कि कितने उनके पास अपने चैप्टर में मेंबर हैं। तो सबके पास अगर 35-35 ही हुए तो एक चैप्टर है लाइक हॉलैंड, उनके पास तो मेंबर ही सिर्फ 100 थे, और एक फ्रांस है जो 1200 मेंबर बना के आ रहा है, जर्मनी 3000 मेंबर बना रहा है, लेट्स से आपने वहाँ पर 4000 बना लिए। तो जब आप जाती हैं यूरोपियन काउंसिल में तो वहाँ पर तो आपकी तादाद बराबर की होगी, आपकी वोट बराबर की होगी, आपका जो वजन है वो बराबर का हो गया। तो ये तकरीबन जमहूरी सिस्टम ऐसा भी नहीं होता है। तो मैं ये वहाँ पर बाद में आपसे निश्चित करना चाहूँगा, आपसे प्राइवेटली भी मिलना चाहूँगा जहाँ पर हम इसके ऊपर काम करें थोड़ा सा, ताकि एक ऐसा फार्मूला बन जाए जो रीजनल काउंसिल से लेके चैप्टर से होता हुआ जोनल काउंसिल तक अप्लाई हो। उसमें मोटिवेशन भी हो काम करने वालों के लिए और पैनल्स के लिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेंबरशिप जो है प्रोवाइड करें, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर बनाएं, ताकि एक तो हमारी पार्टी को इस तरीके से मेंबरशिप भी ज़्यादा मिल जाए, और सेकेंडली एक जमहूरी सिस्टम भी आ जाए जहाँ पर बहुत ज़्यादा दुनिया जो है उसमें एंटर हो। अदरवाइज मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ पर तो सिर्फ 100 बंदे बना लिए जाएंगे और 35 बंदों की मेंबरशिप बन जाएगी, उसके ऊपर आराम से वो काम करेंगे। तो हमें चाहिए कि इस फैक्टर को भी रखें कि उनके लिए भी कुछ हो जिसको वो देख के कहें कि हाँ हम इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। तो मैं फिलहाल इतना ही कहूँगा। मैं इसको जवाब दे दूं, सिर्फ एक सेकंड।
ये अली भाई इसका जवाब है, इसका जवाब सीधा सा ये हो सकता है, कोई मसला नहीं। नॉर्वे में ना लेबर पार्टी, कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी पार्टी ऐसा ही है कि जो उसकी सेंट्रल कमेटी होती है ना, सेंट्रल काउंसिल, जो उसमें ऐसे ही होता है कि निचली सतह से किस चैप्टर या किस काउंसिल या किस जिले से कितने ज्यादा मेंबर पेड बने हुए हैं, उस हिसाब से उनके ऊपर जाती है। वो मोटिवेशन फैक्टर एक है, वो मेरे पास, हमारे पास मेथड है उसका। फिर वो डेलीगेट्स बनाए जाते हैं कि मसलन ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਦਾ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖੇ ਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਾਲ। उस चीज पे भी हम नेक्स्ट प्रोग्राम कर लेंगे। आपका जो वो एक कह लें कि अलहदा से उसके ऊपर प्रोग्राम कर लेंगे कि वो भी एक हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। तो इसके साथ ही मैं अब जाऊंगा शहराज साहब के पास, नॉर्वे। शहराज भाई प्लीज कैरी ऑन। जी तारिक भाई, मैं मेरी एक तो सजेशन है आपके लिए, और आप क्लैरिफिकेशन थोड़ी सी दे दें, शायद वो बेहतर हो हमारे। जैसे आप डेमोक्रेसी पे आपने बात की, मैं हमारे दोस्तों ने जो डेमोक्रेसी के बारे में सवालात किए हैं, वैसे तो हमारा स्पेशल प्रोग्राम अब चैप्टर काउंसिल के बारे में है, लेकिन उनका जवाब भी मेरे हिसाब में जो हमने प्रोसेस से शुरू कर दिया है, ये जो सेशन बनाने शुरू कर दिए हैं, ये अवेयरनेस क्रिएट होगी लोगों में, और आहिस्ता आहिस्ता हम कम से कम यूरोप में कम से कम ये काम करवा सकेंगे। दूसरा तारिक साहब, मैं ये समझता हूँ कि जो चैप्टर काउंसिल का आपने, ये मैं मुत्फिक हूँ आपसे बिल्कुल, लेकिन एक पॉइंट पे आके थोड़ी सी मुझे है कंफ्यूजन, शायद आप क्लियर कर सकें कि चैप्टर काउंसिल बनने से पहले आपने ये कहा कि जो 3 पैनल अगर आए तो वो आपस में कंप्रोमाइज करके फिर वो मेंबर्स बनाएंगे अपनी तादाद। तो वहां पे आके फिर जो एक राइट होता है अदम एतमाद का, वो खत्म हो जाता है। मैं समझता हूँ कि अगर 3 पैनल आते हैं, तीनों को अपनी परसेंटेज के मुताबिक मेंबर्स मिल जाने चाहिए, वो काउंसिल के अंदर चले जाएं, और काउंसिल के अंदर जाके मेंबर्स के मुताबिक फिर वो डेमोक्रेटिक वे में आपस में कंप्रोमाइज जो किसी के साथ दूसरा कर ले, और वो इलेक्टेड बॉडी बना ले या एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी, जो भी इसको कहें आप। अगर वो एतमाद करना चाहें तो उनके पास टाइम मौजूद हो और अवेलेबिलिटी हो कि वो कर सकें। अगर ये नहीं करेंगे, आपने पहले ही उनकी मेजोरिटी खत्म कर दी और 2 ग्रुप्स को मिला दिया आने से पहले ही, तो वो अदम एतमाद नहीं हो सकता। फिर आपका 2 साल का पीरियड है, ये 3 साल का, जितना भी आप बनाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ एक राइट जो है वो होना चाहिए उनको। ये मेरी थोड़ी सजेशन है। मे भी ये आप जब इम्प्लीमेंट इसको करेंगे हम प्रॉपरली, तो शायद इसमें ये ऑप्शन मौजूद हो। बस मेरी इतनी कंफ्यूजन थी, अगर आप दूर कर दें प्लीज। पता है क्या, सियासत एक बड़ी डायनामिक चीज है, इसके कहते हैं इंग्लिश, उर्दू में कहते हैं इसकी हरकियात बड़ी है ना। ये फिर पॉलिटिकल थ्योरी आ जाती है ना। पॉलिटिकल थ्योरी में यही होगा कि आपने क्या चैप्टर काउंसिल से पहले एग्री हो जाना है, या कि बाज़ वक्त जरूरी है कि वो तीनों पैनल एग्री भी हों, वो तीनों चले जाते हैं चैप्टर काउंसिल में, ठीक है, वो कहते हैं हम नहीं एग्री होते, वो ऑप्शन रहेगा। लेकिन चैप्टर काउंसिल में वो जरूर आ जाएंगे तीनों पैनल। वहां पर यह भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि वो पैनल वहां पर रहे, वो मिक्स मक्स हो जाए। वो कहेंगे जी अगर हम बैठे हुए, वो कहेंगे जी हम 4-5 जो बंदे बैठे मुख्तलिफ पैनल से, एक पैनल से आप आ गए, दूसरे से मैं आ गया, वहां पर कुछ बंदे कहेंगे नहीं जी मियां जुल्फकार जी ताला साहब, वो उनको थोड़े हैं लेकिन वो सबसे अच्छे रीजनेबल आदमी है, सबसे ज्यादा वोट उनको चाहे इंडिविजुअल वोट मिल जाए। बात समझ रहे हैं? इस तरह हो सकता है, ये ऐसे होता है मुल्कों में। ये फिर वो पॉलिटिकल जो है ना डायनामिक्स खुद जो है डिसाइड करेगी। ये इतना बड़ा मसला नहीं है असल में। ये इसलिए आपको नजर आ रहा है कि ये क्योंकि हमने प्रैक्टिकल नहीं किया। जैसे क्रिकेट खेलते हैं, आप गोरों को सिखाए ना कि ये LBW क्या होता है, रन आउट, वो उन्हें वो बड़ा मसला बन जाता है। जब वो खेलते हैं तो उन्हें समझ आना शुरू हो जाती है। इसी तरह जैसे अब आपने देखा कि नॉर्वे में हमने 35 काउंसिल, लोगों को नहीं समझ आ रही थी, लेकिन जब हमने मीटिंगें की 2-3 बार उनको समझ आना शुरू होगी कि ये कैसे फंक्शन करता है। ऐसे इधर भी होगा। इसमें कोई इतना बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ यह है कि काम को शुरू करना है। तो वो सिस्टम जो है ना, वो खुद जो है ना सोल्यूशन देता जाएगा आपको। ये दुनिया में फंक्शन कर रहा है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। जी मैं अब चलूंगा जर्मनी, अजहर भाई के पास। अजहर भाई, आज की प्रेजेंटेशन आपने देखी है, तारिक भाई ने बड़ा तफसीलन हमें उसके बारे में बताया है, चैप्टर काउंसिल के बारे में। आपके पास अगर कोई सवाल है या आपके पास कोई सजेशन है तो आप प्लीज हमारे साथ शेयर करें। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। मैं अली भाई की बात को आगे लेकर चलूंगा। जिस तरह पहले जिताला साहब बात कर रहे थे, अली भाई ने उसी बात को कंटिन्यू किया। मैं तो यही कहूँगा, हमें है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह,
तो जब हम फील्ड में उतर आए हैं, हमने आवाज उठा दी है, तो हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें अपने मुतालबात जो हैं उनको लेकर चलना चाहिए, लीडरशिप के सामने रखना चाहिए। अगर हम डरते रहेंगे, वो तो चाहते ही यही हैं कि हमारे आगे कोई आवाज ना उठाए और ना कोई बोले। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा तारिक भाई का कि इन्होंने एक बहुत बड़ी जद्दोजहद की है, बड़ी लंबी जद्दोजहद की है। इन्होंने हमें टीच किया है, हमें सिखाया है, जिसमें इनका बहुत बड़ा हाथ है। इन्होंने हमें शऊर दिया, हमें समझाया कि जमहूरियत है क्या, हम इस पार्टी को किस तरह जमहूरी तरीकाकार में लेकर आ सकते हैं। तो तारिक भाई, आपका शुक्रिया और आपको सल्यूट भी पेश करता हूं। दूसरी मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारे अमल में हमें चाहिए कि हम लोगों के अंदर शऊर लेकर आए। जब तक लोगों को शऊर नहीं आएगा, ना तो हमारी पार्टी और ना ही हमारा मुल्क तरक्की कर सकता। यही है कि हमें लोगों के अंदर शऊर लेकर आना, हमें लोगों को बतलाना है। जमहूरी शऊर, सियासी शऊर, दीनी शऊर, दुनियावी शऊर, हर तरह का शऊर जो है वो हमारी अवाम में, हमारी लीडरशिप में भी नहीं आता। हमारी अपनी पार्टी जो है वो, हम कहते तो हैं कि तहरीक इंसाफ ये जमहूरी पार्टी है, मगर यहाँ पे भी डिक्टेट किया जाता है एमपीएस, एमएनएस को, सेनेटर्स को, यहाँ तक के वर्कर्स को भी। तो जब तक हम इस चीज को खत्म नहीं करते, हम जमहूरी नहीं बन सकते। तो मेरा क्वेश्चन यही है कि हम लोगों के अंदर, या कम से कम अपनी पार्टी के वर्कर्स के अंदर शऊर जो है वो किस तरह ला सकते हैं, उसका क्या तरीकाकार होना चाहिए, और किस तरह हम इस पैनल सिस्टम से जान छुड़ा सकते हैं ताकि हमारी पार्टी जो है वो फले फूले, इसमें वर्कर्स और आए, ना कि छोड़ के जाए। तो इसके ऊपर अगर तारिक भाई या अपना जताला साहब या नासिर भाई इसके ऊपर अपनी कुछ सजेशन, मतलब कोई बता सकते हैं तो बड़ी मेहरबानी होगी। आज अजहर भाई, आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है क्योंकि मुझे टाइम लिमिट दिया गया था कि इस टाइम के दौरान तमाम दोस्तों के साथ बातचीत करनी है। तो जो चीज़ें तशनगी रह गई दोस्तों में, बहुत सारी ज़ाहिर है दिलों में बातें हैं जो करने को दिल चाहता है, वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट प्रोग्राम में आएंगे, अपने नाजरीन के साथ शेयर करेंगे। आप लोगों की जो सजेशंस होंगी, आप लोगों की जो राय हैं, जो आपकी ख्वाहिशात हैं, जो आप चाहते हैं नाजरीन के साथ शेयर करना, वो इंशाल्लाह ताला हम नेक्स्ट प्रोग्राम में करेंगे। अब आज के लिए इतना ही। दुआओं में याद रखिएगा। अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम।